ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी शहजाद खान। आप लोग अपने चैनल फनी पाकी से बराह रास्त नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड शो में आप लोगों के साथ मौजूद हैं हम। और आप लोग जानते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये गेस्ट टॉक का सेगमेंट है। इसमें हम बहुत डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर चुके हैं या आगे करेंगे, हमने सोचा हुआ है, तो उनको अपने प्रोग्राम में, अपने इस चैनल पे हम मदऊ करते हैं, दावत देते हैं। तो जनाब इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमने आज जिस सेलिब्रिटी को अपने साथ दावत दिया, यकीन करें आज बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा भी जो है वो बैकग्राउंड आरजे से वीजे का सफर है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा जो है वो सस्पेंस रहने दे। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके साथ दे देता हूँ। उन्होंने जो है वो बहुत सारे काम किए, मूवीज भी किए हुए, ड्रामे में भी काम किया हुआ है, थिएटर भी किया हुआ है। भाई सबसे बड़ी बात जो है वो रेडियो पर भी जो है वो आरजे और टॉप के आरजे रह चुके हैं। तो जनाब बिल्कुल टाइम को ज़ाया नहीं करते, हम बात करते हैं और अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो बिल्कुल वेलकम हर्ष सिंह, आपको बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। थैंक यू सो मच शहजाद, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपको शहजाद बोलूं, आरजे प्रिंस बोलूं, क्या बोलूं? शहजाद शहजाद ओके। अच्छा, आरजे प्रिंस वाला आपने नाम ले लिया तो यकीन करें वो वाली जो चीज है ना अभी दोबारा से जाग गई है। और वाकई में एक आरजे है और आरजे जबरदस्त मजा आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात करें। तो हर्ष आपको वेलकम, और साथ साथ ये बताएं सबसे पहले कि कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। यहाँ पर मैं बिल्कुल मजे में। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की तरफ से, आप हिंदुस्तान की तरफ से, दो आरजे कॉम्बिनेशन। अब आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस ज्यादा, हम आरजे के बाद जो है वो वीजे की तरफ थोड़ा सा आ गए। माशाल्लाह आपने इतनी मूवीज में काम किया है और साथ ड्रामा भी किया है, थिएटर भी किया है, बेस्ट आरजे का अवार्ड भी ले लिया। तो ये सारा कुछ जो है वो एक साथ चल रहा है। क्या करना चाह रहे हैं जिंदगी में, कुछ सोचा है भाई? यार ये वाली लाइन जो है बड़ी अच्छी है। आरजे तो मैं सच बता रहा हूँ, तो आरजे में बनना चाहता नहीं था, वो तो इत्तेफाकन हो गया। मैं जैसे आप बताएं, मैं एक्चुअली सिंगर और एक्टर बनने आया था मुंबई। और पैसे थे नहीं, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, मतलब खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। और मैं किसी ऑडिशन के लिए गया था माहिम, मुंबई में एक जगह है माहिम, मैं वहां पर एक ऑडिशन के लिए गया था। और तब एफएम रेडियो मुंबई में नया मेरे पास, मतलब घर में रेडियो भी नहीं हुआ करता था, पर नया चालू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, सन 2002 सेम ऐसे ही। हाँ, तो एफएम रेडियो आया ही था, नया हिंदुस्तान में, मुंबई शहर में आया था। और मैं गया था थिएटर के ऑडिशन के लिए, तो सामने लिखा हुआ था रेडियो के ऑडिशन। मैंने बोला चल कर लेते हैं, खाली हैं और कोई काम धाम तो है नहीं, चलो अंदर जाते हैं। ऑडिशन के लिए वहां पे 80 लोग बैठे हुए थे। और जो 80 लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे ना बड़े, वो जो इंग्लिश वाले एग्जैक्टली। और मैं बीच में बैठा, मासूम सा ऐसे सर नीचे, प्योर हिंदी भाषा बोलने वाला और समझने वाला। इंग्लिश और मतलब इंग्लिश और हिंदी वो मिक्स होता है ना, एक जो लोगों को समझ में आती है डिलीवर करते हैं। और एग्जैक्टली जब वो बात कर रहे होते हैं, जो मैन जैसे आपने बात की, तो वो बिल्कुल नहीं समझ आता है जब वो उर्दू बोलते हैं तो। पर ये जो सारे जो थे ना, ये हिंदी नहीं बोल सकते थे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो जो रेडियो स्टेशन वाले थे, रेडियो मिर्ची नाम करके है, उस रेडियो स्टेशन का काफी पॉपुलर है हिंदुस्तान। तो रेडियो मिर्ची तब नया शुरू थे, अप्रैल में शुरू हुआ था। और ये मैं बात कर रहा हूँ कुल जून या जुलाई की, तो मतलब 2-3 महीने ही हुए थे। तो उन्होंने, तो रेडियो मिर्ची से को बाहर आया, उन्होंने बोला यहाँ पर कोई एक इंसान है जो हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी में लिख सकता है। पूरे 80 लोगों में मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि जी मैं हूँ, मैं हिंदी में बातचीत कर सकता हूँ। तो इत्तेफाकन फिर मुझे वो जॉब मिल गया, और एज अ जॉब मुझे एज एन इंटर्न जॉब मिला। और इतनी, अब मैं आपको कैसे बताऊं, गरीबी बहुत थी, बहुत बुरी हालत है, खाने पीने के हालत, सबके स्ट्रगलिंग फेस, सबका ऐसे ही है। कोई नहीं बात। जब किसने भी जब एफएम रेडियो शुरू हुआ था हिंदुस्तान में, तो किसने भी नहीं सोचा था कि आपकी मेन जॉब हो सकती है। सबने सोचा था कि धीरे धीरे काम करेंगे और थोड़े महीने काम करेंगे, साल काम कर लेंगे। जो वो होता है ना, फीलिंग्स होती है कि मैं रेडियो पर हूँ, एक बार आपकी वो फीलिंग जब खत्म हो जाएगी तो असली नौकरी ढूंढने निकल जाएंगे। मेरी जो नानी थी वो तो कहती भी थी, मैंने बोला मैं रेडियो पर बात करता हूँ। बेटा पर काम की कर दे हो। मैं रेडियो पर बात करता हूँ। हाँ बेटा वो तो ठीक है, काम की करते हो। मैं वही करता हूँ। बट रेडियो में माशाल्लाह सिखाया बहुत में, और पैसे हैं, एटलीस्ट इंडिया में पैसे हैं। मेन सिटीज में अगर आप जाएं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, इन 4-5 शहरों में जाएं, तो आपको दूसरा जॉब
करने की जरूरत नहीं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, घर में रह रहा हूँ माशाल्लाह, ये रेडियो मिर्ची की देन है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये है कि हमारे पाकिस्तान में रेडियो को जो है वो साइड रखा जाता है थोड़ा सा, और साथ साथ जो है उसके साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं शाम में, आपने जो है वो अगर रेडियो भी कर लिया तो ये आप साइड लेकर चल सकते हैं, मेन आप जॉब इसको नहीं कंसीडर कर सकते। और ये बड़ी अच्छी बात होती है, जैसे हर्ष आपने कहा कि मेरा शौक तो खैर नहीं, अगर आपका शौक था और जिन लोगों को शौक है वो गए उस फील्ड में, और शौक आपका जो है वो एक्चुअली जो जॉब बन जाए, और बोलना जो है बोलने की वजह से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, तो उससे बड़ी बात क्या है। लोग आपको जान रहे हैं, फेम भी मिल रहा है, साथ साथ जान रहे हैं, क्रिएटिवली आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाती है। मतलब ये मैं जरूर मानूंगा कि रेडियो पर जो लोग हैं वो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, जो फिल्म स्टार हैं या जो सिंगर हैं, जी, उतनी शोहरत तो आपको मिल नहीं सकती। पर हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब मुझे रेडियो छोड़े मैं 2012 में मैंने रेडियो, 2013 में मैंने रेडियो छोड़ दिया, 2014 में मैंने रेडियो छोड़ दिया। अच्छा। अब 2018 या 19 की बात है, मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर था, और चेन्नई एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेडी मिली जो कहती थी कि मैं आपको 2008 में सुनती थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया, कैसे मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि आप 2018 हो चुका है, आपने लास्ट मुझे सुना मुंबई में 2008, 10 साल हो गए, आपको याद कैसे रही, शक्ल कैसे रही? कहती क्योंकि रोज सुनते थे ना, मेरा सुबह का शो होता था, और 4 साल में नौकरी करती थी, तो 4 साल में जब निकलती थी घर से सुबह 7 बजे का आपका मॉर्निंग ड्राइव, सो रेडियो एक हिस्सा बन जाता है। सो वो सेटिस्फैक्शन मिलती है रेडियो से, जो शायद आप लोगों के परिवार और लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, रेडियो में एग्जैक्टली रेडियो में और नॉर्मल टीवी में आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा हो तो लोग समझ आ रहा, आपके चेहरे से फेस वैल्यू बढ़ रही होती है। रेडियो में आपकी वॉइस वैल्यू बढ़ती है, जो कि लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन एग्जैक्टली आप जो है वो धीरे धीरे लोगों के लाइफ में एंट्री कर चुके होते हो और उसका पार्ट भी हो जाते हो। लोग आपको सुन रहे होते हैं, और जब एकदम से आप रोकते हो अपना शो तो आपको ये भी नहीं पता होता, अरे यार ये इतने लोग सुन रहे थे, मुझे हैरत की बात है। अच्छा, ऐसा था? सही बात है, ऐसा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो मतलब रेडियो का कोई वो डेटा भी नहीं होता हिंदुस्तान में, एटलीस्ट मुंबई में तो नहीं। पर मुझे कई सालों के बाद पता चला कि एक समय जब मैंने रेडियो छोड़ा, जब मैंने रेडियो मिर्ची छोड़ा और मैं एक और रेडियो स्टेशन पर गया, तो मेरी लिसनरशिप कुल कोई मुंबई शहर में 70 लाख थी। और ये मुझे 3 साल के बाद पता चला। मैंने बोला वाह, 70 लाख लोग पहुंच गए भाई, पहुंच गया। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आपको पता चलता है कि यार इतने लोग सुन रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो इतना मशहूर। हाँ, तो मैं इतना मशहूर हुआ, थोड़ी और धौस जमानी चाहिए थी। अच्छा हर्ष, आपने जो है वो रेडियो से स्टार्ट ले लिया, उसके बाद आपने थिएटर किया, ड्रामा किया, या डायरेक्ट फिल्म में तो अभी आपने मेरे ख्याल से एंट्री ली है। तो सबसे मतलब क्या सीक्वेंस क्या है, मुझे सीक्वेंस बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके वो सीक्वेंस। मैं सिंगर बनने आया था मुंबई 1998 में। अरे वाह, सिंगर, तो फिर तो गाने भी सुनेंगे भैया आपसे। तो शादियों में गाने गाए, इधर उधर गाने गाए। अच्छा। कहीं कोई पैसा नहीं था, कुछ बहुत बुरी हालत थी। तो और साथ साथ में मुझे एक्टिंग का शौक था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं। तो थिएटर करने की कोशिश कर रहा था मैं उस समय जब रेडियो हुआ। तो 3 साल बहुत गरीबी, बहुत धक्के खाए, बहुत बुरी हालत थी, फटे कपड़े, भूखे नंगे इधर उधर घूमते रहते थे मुंबई शहर में। तब रेडियो का जॉब मिला। उस समय फिर ये सोचा कि भाई फाइनेंशियल, घर वालों से पैसे नहीं लेता था मैं, तो बहुत बुरी हालत थी मुंबई में रहने के लिए। तो फिर मैंने रेडियो में सोचा कि चल 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, कर लेते हैं। तो और मजा आने लग गया, लोग जानने लग गए, नौकरी थी। मतलब खास करके अगर कोई वर्किंग आदमी हो, आप समझ पाएंगे कि अगर आपके पास हफ्ता भर कहीं जाने को ना हो, आप घर में बैठे काम ना हो, तो वो जो मन में सिक हो जाता है बंदा, मेंटली वो बहुत खराब। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि चल पैसे भी आने, कहीं रोज सुबह जाना तो है, कुछ काम तो करना है, कुछ तो कर रहा हूं, आप प्रोडक्टिव तो हैं। ये शुरुआत की फीलिंग थी। फिर पैसे आने शुरू हो गए। तो रेडियो फिर मैंने 2002 से लेके 2014 तक किया, 12 साल मैंने रेडियो किया। कुछ साल रेडियो करने के बाद समझ में आ गया कि क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो हुआ करता था, तो मैं 4 या 5 बजे फ्री हो जाता था। अच्छा। दोपहर को 4 या 5 बजे। तो फिर मुझे क्योंकि एक्टिंग का और सिंगिंग का शौक था, मैं दोबारा
5 साल के बाद मैंने दोबारा कोशिश की, थिएटर करना शुरू किया। तो रेडियो के साथ साथ मैं थिएटर या ड्रामा करता रहता था, पर क्योंकि रेडियो एक परमानेंट जॉब होता था तो ज्यादा रेगुलरली नहीं कर पाता था। तो जैसे साल में 1 प्ले कर लिया, कभी कभार 2 प्लेस कर लिए, ये करता रहा। फिर 2014 में जब मैंने रेडियो फाइनली छोड़ा तो उस समय मुझे कुछ टेलीविजन के ऑफर मिल गए। तो मैंने बोला चल 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं टेलीविजन में काम बनता है कि नहीं। तो छोड़ते ही हफ्ते बाद मुझे एक टेलीविजन शो मिल गया। मैंने सोचा वाह जी अब तो पहुंच गए, टेलीविजन शो मिल गया, अब तो क्या है, सेट है। वो टेलीविजन शो टेलीकास्ट नहीं हुआ, रेडियो छोड़ दिया। उसके बाद 1.5 साल काम नहीं मिला, तो बहुत बुरी हालत हुई। पर मैंने एक बार जब मन बना लिया था कि अब मैंने करना है तो करना है, सही बात है, इसलिए काम मिलना शुरू हुआ। अच्छा, अब ड्रामा और टेलीविजन में भी जो है वो एक लंबी लिस्ट है। सेंस, उसके बाद डेड और अलाइव, रोमिल, रागनी है, भंग, मिशन ओवर मार्स, बहुत सारे एक लिस्ट है। तो इन सब ड्रामों में जो है वो आपने जो डिफरेंट रोल्स प्ले किए होंगे डेफिनेटली, तो किस रोल में जो है अपने आप को ज्यादा सूट आपको लगता था कि यार मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ? तो मैं कंफर्टेबल हर एक रोल में हूँ। मुझे और मैं रिसर्च और अच्छा, पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया, बजरंगी भाईजान, डिफरेंट शॉर्ट मूवी बजरंगी भाईजान में तो मैंने पाकिस्तानी का रोल किया था। हाँ, शमशेर अली का रोल किया आपने उसमें, और इसके अलावा जो है वो आपकी शॉर्ट मूवीज में इंस्पेक्टर मल्होत्रा का आपने रोल किया है। तो इंस्पेक्टर लिहाज से भी आपकी थोड़ी कड़क पर्सनालिटी लगती है वैसे दिखने में ना, कि हाँ यार ये जो बंदा है ना बड़ा जो है असूलों का पाबंद है। तो इस वजह से अभी रिसेंटली एक बड़े मशहूर एक्टर है इंडिया में, के मेनन है नाम, अगर आपने स्पेशल ऑप्स देखी होगी या कुछ और फिल्में देखी होंगी, काफी नाम है उनका। तो उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज की है जो कि अगले साल आएगी, जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स सीजन 2। तो उसमें मेरा एक सीन है उनके साथ जिनमें मैं उनका बॉस हूँ, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, उनको बहुत इंसल्ट करता हूँ और वो मेरे साथ बहस करते हैं। तो जब मैंने वो सीन किया, उनके साथ शूट किया, उसी दिन हम पहली बार मिले थे, हमने वो सीन शूट किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे साइड पे बुलाया। और बाय द वे के मैंने 6 फुट टॉल, इतने पॉपुलर एक्टर, और मैं छोटा सा नाटा सा खड़ा हूं उनके साथ। उन्होंने मेरे को बोला आप एक्चुअली सर्विस में से हैं, लाइक आर यू फ्रॉम द पुलिस सर्विसेज? बिकॉज़ यू आल्सो गॉट द इंप्रेशन कि मैं बड़ा कड़क किस्म का हूं। तो बोला आप सर्विस में काम करते हैं? नहीं सर, मैं भी आप तीखा ही हूं वैसे। तो अभी ये आपके रोल पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई भी रोल मिले। अब जैसे एक रोमिल एंड जुगल नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें मैंने एक ऐसे पंजाबी इंसान का रोल किया है जो कि पीता है, ऐशो आराम करता है, पार्टी करता है, अपनी बीवी की फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करता है, तो उसमें भी बड़ा मजा है। और अगर आप एक और वेब सीरीज मैंने की थी भक, जिसका नाम है, जिसमें मैंने एक इतना गंदा किरदार किया कि मैं अभी तक अपनी वाइफ को और फैमिली को नहीं दिखाया। मैंने बोला प्लीज आप मत देखिएगा। अच्छा। अगर आपने देख लिया तो आप बहुत गालियां देंगे मेरे को। सही बात। अच्छा, बहुत सारे मतलब के एक और परफॉर्मेंस आपकी बड़ी मशहूर है, थप्पड़, एक मूवी आई थिंक, आई गेस थप्पड़ की एक मूवी, अनुभव सिन्हा बहुत नामी डायरेक्टर है। उसमें आपको परफॉर्मेंस को बड़ा जो है वो देखा गया, जज किया गया, और उसके बारे में थोड़ा बताएं। थप्पड़ एक बहुत एंसेंबल कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है उस फिल्म की। तापसी हैं, पवेल हैं, कुमुद मिश्रा साहब हैं, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जब मुझे पहले वो फिल्म ऑफर की गई थी तो मैंने बोला कि यार इतनी बड़ी फिल्म में आप मेरा रोल क्या होगा। हाँ। तो मैंने वो पहले एक बारी ना कर दी थी। अच्छा। क्या मतलब 16 लोग हैं इसमें, तो क्या मैं करूंगा। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है, हिंदुस्तान की काफी प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर है नंदिनी, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने बोला कि ठीक है 4 सीन है पर कर लो। अच्छा। प्लीज चुपचाप मेरी बात मान के कर लो। और मैंने कर लिया। इतना मजा आया उस फिल्म के साथ, क्योंकि अगर मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, न्यूली मैरिड है, मतलब 3 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं है उनके, तापसी पन्नू, पवेल गुलाटी। और पवेल गुलाटी मैं उसका बॉस हूँ, वो मेरे ऑफिस में काम करता है, और वो हमारे लंदन ऑफिस में सही ऊंची पोजीशन पर जाना चाहता है, और उसको लगता है कि उसको एक पोजीशन मिल गई। पर उसको साथ में ये भी लगता है कि मैं उसका बॉस जो हूँ उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा हूँ, कि मुझे वो पसंद नहीं है। पार्टी के दौरान उसको पता लगता है कि उसको वो लंदन की पोस्ट मिल गई है, लेकिन उसने जो सोचा था कि वो बॉस होगा, वो बॉस नहीं है, उसके ऊपर एक बॉस ऑलरेडी है।
अच्छा, ऑलरेडी थोड़ा सा पिया होता है, वो नाराज हो जाता है, तो पार्टी में मुझे कन्फ्रंट करता है। अच्छा, मेरा गुस्सा उसको मेरे पे आता है, पर उसकी बीवी उसको रोकने की कोशिश करी कि आप पार्टी में सीन मत कीजिए, तो वो गुस्से में अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है। ओ, तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि वो एक थप्पड़ मारता है थप्पड़ पे सारा गेम हो जाता है। और वो बीवी उसको, बाकी सब लोग बोलते हैं पूरी पिक्चर में, बाकी लोग उसको बीवी को बोलते हैं कि उसने पहले कभी मारा है आपको? नहीं। हाँ, बाकी आप दोनों का रिलेशनशिप सही है? हाँ सही है। फिर तुम इस बात को भुला क्यों नहीं पा रही हो? कि वो तापसी बोलती है कि मैं नहीं भुला पा रही, मुझे समझ में नहीं आया कि उसने मुझ पे थप्पड़ कैसे मारा। तो अच्छा। कोई पवेल गुलाटी को कुछ नहीं कहता है थ्रू आउट द फिल्म। फिर मैं एज अ बॉस उसको अपने कमरे में बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप गुस्सा तो मुझ पे था ना, पर आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आपने अपनी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि आपको लगता है वो कमजोर है, मुझ पर थप्पड़ नहीं मार सकती। आपने उस कमजोर इंसान पे थप्पड़ मारा है। तो स्टोरी तो वो एक थप्पड़ से उसकी पेरेंट्स के रिलेशनशिप, वो डायलॉग याद है? हाँ मुझे याद है कि 1 2 3 गो टेक करते हैं ना। हाँ चलिए ठीक है, 1 2 3 चले, मैं आ गया और क्या पवेल हूँ। वो मैं बस दरवाजा खोल के अंदर आ गया, बस खड़ा हो खामोश। हाँ, खड़ा होकर मैं बोलता हूँ कम हैव अ सीट। और मैंने अभी उसको एक गुड न्यूज़ दी है, आई हैव गिवन हिम सम गुड न्यूज़। उसको एक और प्रमोशन मिल गया सर से। कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड फॉर यू, राइट? कम हैव अ सीट। थैंक यू। तो एक बात कही तो तुमसे, डोंट माइंड? जी सर। सिट। जो तुमने किया वो सही नहीं, जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया वो सही नहीं। जस्ट हियर मी आउट। इतना गुस्सा था तुम मुझ पर, राज पर, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? राज को क्यों नहीं मारा? मतलब उस पर थप्पड़ मारा, वो जो कमजोर है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुमको वापस कुछ नहीं दे सकता। उसको समझो, और जो आगे करने जा रहे हो गलत करने जा रहे हो। एक चीज को लेकर पूरी जिंदगियां बर्बाद मत करो। अपनी गलती को समझो और सुधार करो। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। सेव योर मैरिज। That was it. क्या बात, जबरदस्त। तो मतलब कि ये डायलॉग जो है वो डिलीवर, लेकिन वो बंदा तो बेचारा कुछ थ्रू आउट जो मूवी आपने बताया कि वो कुछ कर भी नहीं रहा था। सारा कुछ जो है वो उसकी बीवी जो है वो उस पे हो रही थी, तो उसको ये बात क्यों बोल रही है? नहीं, पर वो स्टोरी ऐसी है कि वो सोचता है कि वो उसको बोलता है कि यार हो गया ना, एक बार हो गया, मतलब तुमको खाना नहीं बनाना आता, मैंने तुमको कुछ बोला है? तो वो बोलती वो एक चीज नहीं है। और फिर उसकी माँ उसको कुछ नहीं बोलती है। फिर उसकी तापसी की जो मेड है, जो उसकी बाई है, उसको उसका हस्बैंड थप्पड़ बहुत मारता रहता है, हमेशा मारता रहता है। फिर एक वक्त वो भी बोलती है कि मैं क्यों थप्पड़ खाऊं? सो स्टोरी है कि वो एक थप्पड़ से सबकी लाइफ पर इतना असर पड़ता है क्या? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा इसमें आपने परफॉर्मेंस दिया था। इसकी वजह से आपको जो यहाँ से समझ लीजिए किक ऑफ मिली। आपने जो है वो लोगों ने जो है वो आपके परफॉर्मेंस को सराहा, पसंद किया। इसके बाद जो मूवीज करना शुरू की, बजरंगी भाईजान में काम किया, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, काम करने में मजा किसके साथ आया सबसे ज्यादा? बजरंगी भाईजान में मेरे सलमान साहब के साथ कोई सीन्स नहीं थे, पर नवाजुद्दीन साहब के साथ मेरे कुछ सीन थे जो कि बल्कि बजरंगी भाईजान में नहीं थे। मैंने उनके साथ एक और फिल्म की थी, रमन राघव। तो आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ बहुत, विकी कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी रमन राघव। उसके साथ उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया। थप्पड़ में बड़ा मजा आया क्योंकि अनुभव सिन्हा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि आपको कोई भी इंसान हो, मतलब छोटा सा भी एक लाइन का भी डायलॉग हो, वो उस इंसान को उतनी ही तवज्जो से बात करते हैं, उतने ही प्यार से एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि आप और फिल्म के हीरो हीरोइन में कोई फर्क नहीं। मतलब वो हर एक शॉट के बाद आपसे पूछेंगे आप खुश हैं? So it's a wonderful experience being with a director like that, क्योंकि हर एक सेट पर ऐसा नहीं होता है। I think amongst the actors जिनके साथ विकी कौशल के साथ बड़ा मजा आया था। I think that would be my best experience रमन राघव, क्योंकि तब विकी कौशल भी स्टार नहीं थे। I don't know अगर आप विकी कौशल को जानते हैं। He is now one of the biggest male, हिंदुस्तान में सबसे बड़े one of the biggest film stars हैं। तो जब हमने काम किया था तब वो फिल्म स्टार इतने पॉपुलर नहीं थे। बड़ा मजा आया। मतलब हमने एक वैनिटी वैन शेयर की,
खाना पीना इकट्ठा हुआ। और जो पूरी फिल्म थी रमन राघव, उसकी शूट नाइट को होती थी, पूरे के सारे 90% ऑफ द फिल्म इज शॉट इन द नाइट। तो हम लोग 9 बजे मिलते थे, सुबह 6 बजे तक बैठे रहते थे। आई थिंक वो बड़ा मजा आया। फिर हाँ, तो अभी बड़े डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट, हाँ मतलब एक एक्सपीरियंस रहता है ना। कभी मुलाकात नहीं भी हुई, बातचीत नहीं हुआ, लेकिन सेट्स पे आ रहे हैं या पता है कि इनकी मूवी में हम काम कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो हो ही जाती है, मिलना मिलाना, टकराव तो हो ही जाता है, या डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। नहीं, उनके साथ हमेशा हमारे सीन्स एक साथ होते थे। तापसी के साथ तो पूरे 4 दिन हमने शूट किया, तो सीन्स एक साथ होते हैं। बट इट्स फैक्ट कि एक बार आप एक प्रोजेक्ट से निकल जाए ना, तो की लाइफ बहुत डेफिनेटली आप फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। आप कहीं और हैं, वो कहीं और है, आप किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो टच में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा हर्ष, बिल्कुल ऐसे ही। और मिलना मिलाने के साथ साथ जो डिफरेंट लोगों के काम होते हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं। अब अपना मतलब एक प्रोजेक्ट आपने एंड किया, दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए। आपने भी जैसे ये मूवी में काम कर रहे हैं, साथ में ड्रामा सीरियल भी चल रहा है या वेब सीरीज चल रही है, तो उसमें चले गए। तो आप क्या सोचते हैं हर्ष, वेब सीरीज जो है वो आने वाले दौर में जो है वो कारआमद साबित होगी? मतलब उसके बेनिफिट्स हैं थिएटर और इन सिनेमास से हटकर? मेरे हिसाब से वेब सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। ये मेरी सोच है। लोग माने या ना माने, फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये जो अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना का या कोविड का बिल्कुल ऐसे हुआ है, बहुत कुछ सिखाया है उसके कारण। अब देखिए 2 साल तो सिनेमा हॉल में कोई गया ही नहीं है ना। सब लोग कोई गया नहीं, सब लोग फोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, घर में टीवी पे देख रहे हैं। अब आगे जाके ये मेरा हिसाब है कि जो आपके 400 500 या 600 सीट वाले जो सिनेमा हॉल होते थे, ये 5-6 साल में बंद होने वाले हैं। आपके मैक्सिमम 80 या 100 सीटर वाले सिनेमा हॉल होने वाले हैं, जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे। वो जो हॉलीवुड टाइप की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्में होती है, लेट कर देखेंगे, एक यहाँ लेटा हुआ, एक वहाँ लेटा हुआ। यार यहाँ पे शफाक, आप पता नहीं आपके वहाँ पे टिकटें कितनी महंगी होती है, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स की टिकट इतनी महंगी होती है। अगर आप जा रहे हैं, मतलब तो अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, तो भूखे पेट थोड़ी ना वापस आएंगे, फिर पॉपकॉर्न भी खाएंगे, एक हॉट डॉग भी खाएंगे। जो पॉपकॉर्न वहाँ पे 100 रुपए का बाहर मिल रहा होता है, वहाँ वो 500 रुपए का मिल रहा होता है। 500 रुपए का होता है। मतलब आपके कहीं, अगर आप 2 लोग हैं पिक्चर देखने, कहीं आपके 5000 रुपए खर्च तो होने ही होने। तो लोग बोलेंगे क्या मैं पागल हूँ, मैं घर में टीवी पे बैठ के देख सकता हूँ यही पिक्चर, और मैं 5000 रुपए खर्च। एग्जैक्टली। So what's going to happen according to me? Web series is going to be the biggest thing. और इसी तरह इंटरनेट में जो है वो चीजें चली, सोशल मीडिया है, साथ में यूट्यूब है। जब ये इतना ज्यादा हिट हो रहा है, लोगों को नहीं पता था, लोगों ने कोविड के दरमियान चैनल्स को अप किया। हम लोगों ने खुद भी जो है वो रेडियो हमारा चलता था, हमने इसको यूट्यूब पे शिफ्ट किया। तो डेफिनेटली हर एक लोगों ने मतलब जब बंदे का दिमाग सुकून में आया, उसके बाद जो है लोगों ने सोचना शुरू किया भाई करना क्या है। तो अब जो है वो दौर उस तरफ जा रहा है, तो हम क्यों ना जो है वो उस तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज मेरी रिलीज हुई है Amazon प्राइम पर, जिसका नाम है मुंबई डायरीज 26/11। ओके, सो बेस्ड ऑन जो अनफॉर्चुनेटली जो मुंबई शहर में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे ऑन 26/11/2008, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो सितंबर 9 को रिलीज है। आप मानेंगे नहीं शायद, वो हमने वेब सीरीज शूट की थी 2019 को सितंबर में, मतलब 2 साल पहले। अब जाके सितंबर 9 को रिलीज हुई, 2 साल के बाद। अब तो भूल भाल गए थे कब रिलीज होगी, क्या होगी। वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है, कुछ 8 मिलियन व्यूज हैं उसके विद इन 1 महीने के अंदर। लोग सड़क पे पहचानने लग गए हैं। मैं मास्क पहनकर, मैं दिल्ली गया था किसी शूट के लिए, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, मैं होटल में था और मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में एक लेडी घुस गई और बोली कि आप डॉक्टर रोमानी हैं मुंबई डायरी से। ऐसे मैडम आपने मास्क के थ्रू मुझे कैसे पहचाना, मैं तो मास्क नीचे भी नहीं किया है, मास्क में पहचाना कैसे? फिल्टर हो जाता है मास्क। कहती आपकी आंखें और आपकी आवाज सुन के मैंने बोला आप कितनी बार देख चुके हैं उस वेब सीरीज को, मतलब कि आपने पहचान लिया। सो वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हुई। एक तो शॉर्ट होती है, आपको जिंदगी भर उस कैरेक्टर के साथ जुड़ना नहीं है। 8 एपिसोड है, आपने 3 रातों में आपने खत्म कर लिया, पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए, एंटरटेन हो गए, चले गए, खत्म हो गया। तो नहीं तो एक टीवी शो होता है जिसके साथ आपको जुड़ना पड़ता है, और फिल्म में अगर वो ओटीटी आपको चाह कर देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वेब सीरीज इज द बिगेस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसी। और घर में रह के बंदा सुकून के साथ जो है वो फैमिली के साथ नहीं भी चिल के माहौल में लेटा हुआ है, देख रहा है, बाद में आकर देख लिया यार, तो ऑफिस से आके थोड़ा सा देख लिया, बाद
हाँ ऐसे ही रात को सब सो गए ना, जब रात को सो गए, नींद नहीं आ रही तो बाहर आके लगा के देख लिया यार, यार कौन जाएगा। अच्छा, और आजकल तो इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी फास्ट है कि इसके अंदर इतने अच्छे प्रिंट्स, इतने अच्छे क्वालिटीज कि आपको नहीं फील होता है कि आप जो है वो कहीं और देख रहे हैं। थिएटर जैसा फील आ रहा होता अगर आपने जो है पॉपकॉर्न लेकर अपने रूम में जो है वो चीज़ों को सेट कर लिया जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल हर्ष ऐसे ही है। अच्छा हर्ष, आपने बताया जिस तरह आप नेगेटिव रोल में जो आप बता रहे हैं कि मुझे नेगेटिव रोल ज़्यादा ऑफर्ड हो जाती है, मतलब चेहरा देखने के बाद और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नॉर्मल लाइफ में कैसे नेगेटिव है? बहुत खूंखार आदमी हूँ, खून खराबा करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, बड़ा गंदा आदमी हूँ। नॉर्मल लाइफ में मैं काफी मतलब मेरे हिसाब से तो मैं बड़े नॉर्मल लाइफ बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ। देखिए तारीफ अपनी नहीं करनी है, सही है। क्या बोल रहे? अच्छा तारीफ नहीं करनी है तो फिर आप तो ये नहीं मेरी बीवी से पूछिए, क्योंकि वो सच बताएगी कि नॉर्मल लाइफ में कैसा हूँ, और वो ऐसी चीजें बताएगी जो कि YouTube पे नहीं डालनी चाहिए। देखिए सिर्फ मुझे बुराई भी नहीं सुननी है। मतलब ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर जितने नेगेटिव मैंने काम किए, इतना नेगेटिव मैंने रियल लाइफ में कुछ नहीं किया। अच्छा, पर मैं हमेशा एक और सवाल बड़ा अच्छा आ रहा है मुझे, मैं भूल जाऊंगा, सॉरी आज आपकी बात काटो, भूल जाऊंगा मैं। कभी नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से बेगम ने कभी कोई ताला दिया आज तक कि यार ये जो तुम उस तरह वाली हरकत नहीं करो जो उस मूवी में किया था? बहुत बारी हुआ। अरे आप, मेरी बेटी है तो मेरी बेटी 11 साल की है, तो अच्छा, माशाल्लाह। 2 या 3 साल में मैंने जितने भी शोज किए थे तो सब नेगेटिव होते थे, तो मैं उसको दिखाता नहीं था। ऑब्वियसली मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। या तो किसी में मर रहा हूँ, या मैं किसी को मार रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं करप्ट हूँ, मतलब घूस खा रहा हूँ, या जो कि ये सब चीजें बच्चों को मैं उसको दिखाता नहीं था। तो एक दिन मेरी बेटी बोलती है, पापा आप करते क्या हो? बेटा मैं एक्टर हूँ। कितनी पता नहीं पिछले 4 साल से आप कहाँ जा रहे हो काम करने, मुझे तो आज तक आपने कुछ दिखाया नहीं। तो आप एक्टिंग करते क्या हो? मैंने बोला बेटा 16 साल के हो जाओ, 18 साल के हो जाओ, एक एक करके सब दिखाऊंगा जो आपका देखने का मन है। अभी फिलहाल अपने मन में इतना रखो कि मैं कहीं जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ। क्योंकि बाप जो है वो बेटियों की नजर में खासकर जो है वो हीरो होता है, मतलब वो एक हीरो वाली फीलिंग आ रही होती है, वो एक बना होता है, वो भाई हम नहीं तोड़ सकते। मेरी खुद बेटी है माशाल्लाह से, तो अब वो के ज़हन में जो चल रहा है, मैं बोलूँ कि नहीं वो मैं जो है वो नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। आपकी फीलिंग एग्जैक्टली मैं फील कर सकता हूँ कि आपने जो है किस तरीके से इसको समझाया होगा, बुझाया होगा। बल्कि तो अपने मतलब उसकी कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी घर में, तो मैंने दूसरे कमरे से सुना, कह रही थी मेरे पापा घर से बाहर जाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है, पैसे लेके आते हैं। मैंने बोला ये तो और भी बुरा साउंड कर रहा है, पता नहीं मैं क्या गैर कानूनी काम करता हूँ कि बाहर जाके पैसे ले आता हूँ। जब भी मेरी वेब सीरीज को फिल्म रिलीज होती है, मैं उसको बोलता हूँ बेटा ये है, इसमें मेरा काम है, मेरा नाम देखो, फिल्म मत देखो, क्योंकि अभी ये तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जब तुम 16 साल के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तो मैं एक एक करके जो तुम देखना चाहते हो आपको दिखाऊंगा, तो इतना मान लो कि ये तुम्हारे लिए देखने लायक नहीं है, पर ये देखो मेरा नाम है, मैं ये करता हूँ, तो उसमें अभी खुश है। और फिर बाद में पता चला कि बेटी ने बोला कि भाई और भरमबाज हो गई कि मेरे अब्बा जो है वो फुल जो है वो विलन है। एक मैंने प्ले किया था, प्ले का नाम था प्रोजेक्ट स्ट्रिप। ओके, तो उसमें कहानी ये है कि मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कौन से कोई नाम आपने क्या बताया? प्ले का नाम था प्रोजेक्ट स्ट्रिप। ओके, इंग्लिश प्ले था, पर बच्चों के लिए देखने लायक है। कहानी ये है कि मैं और एक मेरे साथ एक एक्ट्रेस थी दिलनाज, हम लोग, स्टोरी ये कि हम लोग एक गांव में जाते हैं जहाँ पर पता चला है कि कोयला है, तो कोयला है और बड़ी सी फर्म वहां पर आके उस कोयले को लेना चाहती है, तो गांव वालों के साथ वो बुरा कर रहे हैं और गांव वालों से सारी जमीन ऐंठना चाहते हैं। संक्षेप में, शॉर्ट में कहानी प्ले की ये थी, और आखिर में वो गांव वालों को मारने के लिए बॉम्ब्स फेंकते हैं। तो इसके बजाय कि मैं अपनी जो मेरे साथ जो को एक्टर है उस प्ले में मैं उसको बचाकर भागूं, उसमें भी मेरा एंड नेगेटिव ही था उस प्ले में, तो इसकी बजाय कि मैं उस लड़की को बचाकर, बॉम्ब से बचाकर भागूं, मैं खुद भाग जाता हूँ, और आखिर में लास्ट सीन में वो लड़की जो है वो बॉम्ब से मर जाती है। तो ये प्ले था, और प्ले इज अप्रोप्रिएट फॉर, मतलब आप 8 साल या 9 साल की उम्र के ज्यादा बच्चों को ला सकते थे, चेक के देखते थे। ये 2 साल पहले की बात थी।
तो मैं अपनी बेटी को लेकर गया, मैं उसको बताना भूल गया कि इसमें नेगेटिव कैरेक्टर है और एंड में आप खुश नहीं होंगी। तो जब मैं बाहर निकला प्ले खत्म होकर, तो मुझसे बात ना करे 10 मिनट, आप दूर हो जाओ, मैं तुझसे बात नहीं करनी। आपने उसको छोड़ा कैसे? वो रोने लग गई, वो इतना इन्वॉल्व हो गई। तो फिर मैंने दिलनाज जो एक्ट्रेस थी उसको बुलाया, ऐसे दिलनाज आइए जरा, इसको मिलिए, ये सोचती है कि मैंने आपको मरवा दिया है। तो दिलनाज ने आके उसका हाथ पकड़ा कि तुम्हारे पापा इतने बुरे नहीं, वो एक्टिंग कर रहे थे बेटा। वो ऐसे मैं नहीं बात करती तुमसे। तुमने कैसे किया उसके साथ? ये बिल्कुल है। तो बच्चों को वाकई में केयरफुल होना है, खासकर अगर बेटियां हो तो डेफिनेटली उसको वो उनके बारे में ज्यादा जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है अपने बाबा के बारे में। तो वो डेफिनेटली वो बड़ा फील करती है कि ऐसा कुछ नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही अच्छा हर्ष, साथ ये भी बताया कि कभी ऐसा कोई वास्ता पड़ा पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर, कोई भी ऐसे कॉमेडियन, कोई भी ऐसे शख्स से जिसके साथ आपने कभी? मैं लुधियाना में पला बड़ा हूँ। लुधियाना अमृतसर के पास है। तो बचपन में हम बहुत पाकिस्तानी टीवी देखा करते थे। तो 80s में कुछ शोज हैं, मालूम है आपको, तन्हाइयां, अनकही, सोना चांदी। आई डोंट नो आप इन शोज को जानते हैं कि नहीं। मैं वो वाला वो थे ना, अंधेरा उजाला, तो उस दौर में मैं पैदा हुआ था, मेरी अम्मी बताती। तो उमेर शरीफ जो अभी रिसेंटली जिनका देहांत, पाकिस्तानी कॉमेडियन, उनका बकरा किस्तों पे तो मेरे ख्याल से अभी जितने भी इंटरव्यू मैंने सेलिब्रिटीज के कर रहा हूँ सब ने देखा हुआ है। और वाकई उमर शरीफ हमारे ये मेरे पापा का फेवरेट हुआ करता था। तो हमने मतलब अगर आप बकरा किस्तों पे आज लगाएंगे ना, मेरे को एक डायलॉग बिगनिंग से एंड तक रटा हुआ है। हमने कम से कम 200 बार ही देखा होगा वो प्ले। बिल्कुल ऐसे ही, और जितनी दफा देखे तो मजा भी आता है उतने। तो पाकिस्तानी एक्टर्स से मेरा इतना मेल मिलाप नहीं हुआ है, बट हाँ, मैं जब रेडियो में काम करता था तो बहुत साल पहले की बात है, हमने मुंबई शहर में एक रेडियो प्रोग्राम किया था जिसका नाम था LOC, जिसमें हम हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस को पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के साथ जैम करवाते थे। तो उस समय मेरी बहुत सारे शफकत अमानत अली साहब, राहत फतेह अली साहब, स्ट्रिंग्स करके एक बैंड हुआ करता था आपका, और कौन थे, इन सब लोगों से मुलाकात हुई। तो ये लोग सब मुंबई आए थे और एक होटल में रहे थे। तो 3 दिन मैं इनके साथ रहा था, इनके साथ इंटरव्यूज किए थे, बातचीत की थी। और कौन थे, मुझे याद करने दीजिए। शफकत, राहत, आतिफ, बल्कि राहत फतेह अली खान साहब को मैं बहुत साल बाद फिर मिला था, दुबई में मिला था। तो मैंने उनको बोला था कि आपका आधा करियर ना, आपके आधे करियर के पैसे आपको मेरे को देने चाहिए, क्योंकि शंकर एहसान लॉय को मैंने आपसे मिलवाया था। तो जितने भी आपने उनके साथ गाने गा के पैसे कमाए ना, वो आधा मेरे को मिलना चाहिए। तो बहुत हंसे थे वो। इट वाज नाइस। हाँ बिल्कुल ऐसे। और मतलब कि इनके साथ आप जो एक्टर यहाँ से वहां पे काम करने के जाते हैं या सिंगर जाते हैं, तो उनके साथ बराह रास्त किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करने का अभी इत्तेफाक नहीं हुआ है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं रेडियो में, लाइक आई सेड, रेडियो में उनके साथ वो शोज मैंने किए थे, पर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारी सरकारों में कुछ वो तो आई डोंट नो, वो डेफिनेटली नहीं हो पा रहा। इतने लोग यहाँ पर आते नहीं हैं, हम उनसे मेल मिलाप हो नहीं पाता है। आई थिंक हर्ष, आपने बताया कि पुरानी बात कर लेते हैं और फिर हम शो को रैप अप भी करेंगे। देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे से जो तबादला हो रहा है गुफ्तगू का, वो उसकी वजह मेन यही है कि हम आपस में एक दूसरे को जाने समझें, और डेफिनेटली आपस में हम एक दूसरे को समझ के खिलखिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये एक मोहब्बत का डेफिनेटली अंसर है जिसको जो है वो देखा जा सकता है आराम से। दरमियान में चाहे बाउंड्रीज जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी गहरी हो, प्यार तो डेफिनेटली दोनों तरफ है, सरहद इस पार भी है, इस पार भी है। तो क्योंकि लैंग्वेज से हमें बातें कितने आराम से कर रहे हैं, कोई नहीं यार भाई क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल हमें प्रमोट करना चाहिए कि उस चीज को जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव चीज को डेफिनेटली जो है वो हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, और नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तभी जो है वो हम डेफिनेटली दोनों जगह से हम तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो सकते हैं। मैं एक ओल्ड बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जब कैरियर का स्टार्ट किया आरजे से, शो कैसे स्टार्ट करते थे, जरा स्टार्टिंग हो जाए।
मेरा नाम था सुबह हर्ष। सुबह मैन जैसे सुपरमैन का लेके मैं अच्छा, सुबह सुबह मेरा मैन, सुबह का शो था, सुबह मैन। सुबह मैन वाला होता था, तो मैं शुरुआत करता था नमस्कार, आप है सुबह मैन हर्ष के साथ, ये रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सुबह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सब बिल्कुल बढ़िया है। जाइए ब्रश कर लीजिए, पानी और चाय इस्तेमाल करके उठा के बना के अपने टेबल के पास रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज शो में क्या होने वाला है। आज हम आर्यन खान की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, कहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, घर से निकलना है नहीं निकलना है, ये भी सोच लीजिए। सबका सब मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले ये गाना सुनते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। क्या बात है, गाना बड़ा सहारा होता था आरजे के लिए। बड़ा सारा होता है, क्योंकि अब जब आप समझ में नहीं आता क्या होना ना, अगला गाना डाल दो यार। और अच्छा अच्छा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो ऊपर नीचे करता है वो भी बड़ा सहारा होती थी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरजे प्रिंस। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को बताऊंगा आज जो बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। हाँ, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। तो जनाब हो आपने इसलिए बहुत ये कसर ये कर रहे थे, ये और चीज हमारा ये होता था। ये चीज बड़ी बड़ी जो है वो आपको एडवांटेज दे रही होती है। और हमारा जो रेडियो स्टेशन था, एटलीस्ट रेडियो मिर्ची ना, तो हमारा म्यूजिक पता नहीं आप सीडीज लगाते थे या क्या, क्योंकि रेडियो मिर्ची पर जब वो मैंने काम करना शुरू किया तो सारा म्यूजिक जो था वो कंप्यूटर के थ्रू लॉग पे होता था। अच्छा। मतलब सीडीज नहीं लगाते थे, वो सारा अच्छा म्यूजिक पहले से तैयार होता था यार, लॉग के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। तो हमको कुल मिला के पूरे एक घंटे में वो 4, 4.5 या 5 मिनट देते थे टाइम देके, कि ये गाने बजने, खबरदार को गाना बाहर निकाला तो, इसके लोग गाने सुनते हैं, खबरदार कोई एड काटी तो आपके पास अच्छा 5 मिनट है। अच्छा, तो 5 मिनट में कोई इंसान क्या बात कर लेगा? अगर कोई सही आपको बात है। भारी भरकम टॉपिक के बारे में बात करनी, तो आप क्या बात करोगे 5 मिनट? भाई 1.5 मिनट तो ऐसे निकल गया। तो मैं क्या करता था, गानों के ऊपर गाने नीचे करके फिर बोलना, आज इसके बारे में वो बात करेंगे, एग्जैक्टली होता फिर उसकी है। अच्छा, आवाज, फिर नीचे, फिर उसकी आवाज, फिर उसके नीचे। उसमें एक और चीज है, क्या आपको गाने का भी शौक हो तो फिर गाने के साथ गा भी लो। हाँ, गा भी लोग, कुछ भी चलता था, बड़ा मजा था। मैं तो मैं ना निहायत ही बड़ा फिजूल वाहियात किस्म का रैपर हूँ। मतलब बड़ी गंदी रैपिंग मैं लिखता था बड़े ध्यान से। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता नेचुरली है। टैलेंट होता है हाँ हाँ। रैप करने का। वो टैलेंट मेरे में कतई नहीं, मतलब रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा, मतलब रैपर अगर कोई मिलेगा तो मेरे पे थूकने से भी इनकार कर देगा कि तुम इतने गंदे हो, तुम क्यों 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 ट्राई कर रहे हो। क्यों पर कर मैं रहे हो ये काम? क्यों करूं, मतलब क्यों आप मतलब मेरी हमारी रैप की तो बेइज्जती कर ही रहे हो, अपनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ऐसे लोग अच्छा होते थे, पर फिर भी मैं करता था। करूंगा, करवा रोक के देख लो। अच्छा, वैसे तो जो ना नेचुरल चीज कर रहे होते हो ना रेडियो के ऊपर, जो आप मतलब जो भी गंद फैला रहे होते हो या जैसी भी हाँ, बात करते हो, लेकिन नेचुरल कर रहे होते हो, लोग पता नहीं क्यों वो पसंद ही भी कर रहे होते हैं। अबे यार नहीं यार, ये बंदा जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, हाँ, बनावट नहीं बोल रहा, बनावटी नहीं है। बहुत शायद एक बहुत सही बात की आपने, क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूँ जो रेडियो जॉकी थे, वो जब रेडियो पर बात करते हैं तो वो अपनी आवाज बदल देते हैं बदल लेते हैं, हाँ थोड़ा, बस यूं। ऐसा वैसा। मैं बिल्कुल वैसा नहीं था, मेरे से होता नहीं है। हाँ, तो ये जरूर था कि मैं जब बात करता था तो मेरा रेडियो पे भी आवाज, लहजा, तरीका बोलने का ऐसा ही था। मैं बिल्कुल अच्छा। नॉर्मल बात करता था। और एक हमारे यहाँ पर अमीन सयानी करके रेडियो जॉकी बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, जो कि बात करते हैं, हाँ आप सुन रहे हैं सुन आकाशवाणी और आपके लिए, वो सुना है उस यार, किस्म का सुना। ना, तो उस किस्म का रेडियो बहुत पॉपुलर होता था। हाँ और हाँ। मैं ऐसे बात करता था कि तो वो लोग आप नहीं, सारे दुनिया वो ऐसे बात करते थे। रेडियो का एरा भी चेंज हुआ है ना, मतलब पहले हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं इस रात की इस एग्जैक्टली। पहर, और आज जो है वो शिबा की तबीयत बड़ी खराब है, ना चाहते शिबा आपके लिए बने। तो ऐसे वो बंदा जितनी तबीयत उसकी खराब हो, वो बोले भाई मैं आज ही वो जो और भी खुदकुशी बिगड़ कर रहे हैं लेता यार, मैं हूँ। मर ही जाऊं यार, ये क्या है। पर जब मैं रेडियो में बात करता था तो मैं, मतलब मैं कभी भी आप नहीं इस्तेमाल करता था। मैं हमेशा बोलता था आप, या अगर बोलता था आप तो मैं अपने दिमाग में बात कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं रेडियो हाँ में भी ऐसे बात करता था हाँ हाँ कि हाँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैंने एक टॉपिक किया था फैशन सेंस के ऊपर, हम्म। जिसके लिए मुझे एक अवार्ड मिला था। तो मैंने अच्छा। ऐसे बोला कि मुझे एक बात बता, और ऐसे जैसे एक इंसान से बात करूं, मुझे एक बात बता, जब तुम कमीज खरीदने जाते हो तो हम्म मतलब क्या देख के खरीदो? आपको सबसे पहली चीज क्या, पैसे देखते हो, ये देखते हो? तो मैं ऐसे ही बात करता था। हम्म। मैं कभी बढ़ा चढ़ा के आप जब खरीदने जाते हैं क्या देखते हैं, ऐसे नहीं बात करता हाँ था। ये तो है, आई थिंक, एंड ये मैं अपने अपने मुंह से कह रहा हूँ, वो एक नया ट्रेंड, मैं आई मीन मैं खुद अपनी वो क्या बोलते हैं खुशामदी नहीं करना चाहता, बट आई थिंक ऐसा हुआ क्योंकि मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं पहला रेडियो जॉकी था, मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। मेरे हम्म आने के बाद लोग ऐसे बात करने लगे
कि मैं हाँ बोलता था कि यार एज अ फ्रेंड बात करो ना, नॉर्मल जैसे बात करते हो। ये भाई, लोगों ने भी बाद में ये बोलना शुरू किया कि भाई जो ओरिजिनल हो, बी ओरिजिनल, ओरिजिनल बात करो। उससे पहले जो बातें होती थी वो बिल्कुल ही चेंज होती थी। उसके बाद बंदा जो बात करे, एग्जैक्ट अस्सलाम वालेकुम, आप जो है वो देख रहे हैं, मान के अरे यार चाय ले आना यार। वो एग्जैक्टली भाई, उसकी उसकी टून ही चेंज है, टून ही चेंज है, बाहर डिफरेंट है, रेडियो पे आके बिल्कुल ही चेंज हो अंदर जाता है वो बहुत। है। और आजकल आजकल लोग जो है ना, चाहे वो कैलकुलेट ना कर पाए, पर 1 सेकंड में नकलीपन पहचान लेते पहचान में आ जाती है, वो आप नहीं हैं। कैरी कर जानता पाते है हो ना, नहीं कर इंसान पाते। को, वो अंदरूनी तौर से इंसान को पता लग जाता है कि ये नकली है, ये बिल्कुल दिल ऐसे से ही। नहीं बोल रहा है, ये प्रिटेंस है, ये मतलब पुट ऑन है। और वो कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। मतलब जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, आपको कोई एक्टर लगता है कि गलत एक्टिंग कर रहा है, तो आपको एक सेकंड में पता लगता है क्या है। पहचान लेते हैं, सही। अच्छा हर्ष, सेम मुझे वीडियो पे भी लगता है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये बात को कट करते हैं और हम आपके बात करते हैं कम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, ताकि हम शो को वाइंड अप या कर रैप सकते अप कर सके, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बातें इतनी माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं, तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है बात करने में। तो हर्ष ये बताए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, क्या कुछ जो है वो सोचा हुआ है दिमाग में, वेब सीरीज फोकस किया हुआ है हैं। या डिफरेंट और भी चीजें? वेब सीरीज और फिल्म्स हैं जो कि आ रही हैं। अच्छा। एक वेब सीरीज जो कि आई थिंक नवंबर में आएगी। पता नहीं आपके वहां पर सोनी लिव करके आप सोनी ऐप लिव, है, हाँ आप देखो, आपको वो मिलता है वेब कि वेब नहीं। वेब पे वगैरह सोनी पे लिव दिख करके, जाता है। सोनी लिव। हाँ, तो सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज। कहानी ये है कि 1970 में 70 के बाद जब इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, तो एटॉमिक रिसर्चर्स ने किस तरह इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा बहुत अच्छी अच्छा, कहानी है। जबरदस्त। पॉलिटिकल थ्रिलर है, तो दैट इज वो आएगा नवंबर में। उसमें अच्छा किरदार है। फिर एक और वेब सीरीज है कल, जो कि एक और ऐप है जिसका नाम है ऑल्ट बालाजी। इस वेब सीरीज का नाम है ब्लैकवुड। और इसकी अच्छा। कहानी ये है कि चार जो यंगस्टर्स हैं वो एक स्पोर्ट्स टीम में है, 3 लड़के 1 लड़की। हम्म, और वो एक जगह पर जाते हैं जहां पर कोई एक्सप्लोजन हो जाती है, और वो चारों को एक एक सुपर पावर मिल जाता है। और वो ठीक है। कैसे उस सुपर पावर के साथ डील करते हैं। और वो एक कॉलेज के स्टूडेंट है जिस कॉलेज का मेन ट्रस्टी मैं हूँ। तो वो भी एक अच्छी कहानी है जो कि क्या? आई थिंक हम कुछ शूट कर चुके हैं। और एक 15 से एक और आज आज हम्म। क्या तारीख है, आज आज 12 तारीख। 12 है, हाँ, तो 12 15 से 12। 15 से एक और स्केड्यूल है। फिर जबरदस्त। स्पेशल ऑप्स जो मैंने आपको बताया के मैनन हम्म के साथ मैंने किया है, वो आएगा अगले साल। एक और वेब सीरीज है जिसका नाम है अवरोध। हम्म। अवरोध सीजन 2। उसकी कुछ अच्छा। शूटिंग हो चुकी है, उसकी कुछ शूटिंग अब जाके अगली शेड्यूल जो है वो दिसंबर में है। तो मेरे हम्म। हिसाब से वो मार्च में आएगा। क्या और बात। एक फिल्म है माशाल्लाह जो कि जिसका नाम अभी मैं बता नहीं सकता, बट वो भी माशाल्लाह आ जाइए, होपफुली जबरदस्त। आ जबरदस्त, और जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। और हमारी दुआ ये कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करें, लोगों को मतलब कि डराने के अलावा भी जो है वो जिस तरह की अरे नेगेटिव हाँ, रोल से इन, इन, परश, परेशान करने के अलावा भी आप जो एज अ हीरो हैं लोग। यार आप वो मतलब शहजाद मैं ये कहता हूँ कि भाई, शहजाद ये जो चारों है ना, चारों में मैं नेगेटिव ही हूँ। अरे बाप रे, ये आपने मुझे एहसास दिला दिया कि सत्यानाश हो जाए। देख ले तुक्का जो है वो लग गया। बस मैं क्या करूँ, लग गया। नेगेटिव रोल ना हो। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि पॉजिटिव रोल भी एक हो, और उसमें जो है ना इतनी पॉजिटिविटी हो कि आप बोले यार बस यार मुझसे नेगेटिव करवा लो, मैं इतनी पॉजिटिविटी के करवा लो अंदर। यार। इतनी अच्छाई सही नहीं जाती, इतनी अच्छाई नहीं सही जाती। बिल्कुल ऐसी है, और हमारी दुआ है कि आप बहुत अच्छा काम करें। ये मजाक था, और मैं मजाक कर रहा था माशाल्लाह। और नहीं नेगेटिव नहीं रोल नहीं। बहुत मुश्किल रोल है, और इतना आसान नहीं है फेस एक्सप्रेशन बनाना, उसको करना। तो डेफिनेटली आपके लिए विश ऑल द बेस्ट, फ्यूचर के लिए और और प्रोजेक्ट्स के मैं लिए। और आपके लिए भी मैं विश करना चाहूँ। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे बॉर्डर्स और हमारे बारे में। जी जी जी, बहुत बहुत सही कहा। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, इफ यू डोंट बिल्कुल माइंड। आप आई ऐड जस्ट वांट टू करें। से आप बल्कि एक मैसेज पूरा दें, जो कि आपके व्यूअर्स यहाँ पाकिस्तान में है, जो कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे चैनल के थ्रू आप जो है कोई मैसेज देना चाहें जो पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, तो बिल्कुल आप दे सकते मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो आपने बात की उसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि हैं। ठीक है, बॉर्डर है, ठीक है, जो कि हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको बहुत चर्चे मिलेंगे। पर अब वक्त आ गया है कि हम हर एक इंसान के साथ इस बात को भूल जाएं कि वो
कौन से मजहब को रिप्रेजेंट करता है, कौन से देश को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई इंसान मिलता है तो आप उस इंसान की बैकग्राउंड, पास्ट, रिलीजन, कास्ट, ग्रुप, सबको ना ध्यान दें। आई मीन शहजाद, आपसे मेरी बातचीत हुई, हम अब पहली बार मिले हैं, बट इतने मजे से बात कर रहे हैं आप। मैं समझ गया हूँ कि आप और मैं अगर इकट्ठे को क्रिकेट मैच देखेंगे तो कितना धमाल होगा। बहुत लंबी बात होगी और बहुत बातें ही होती रहेंगी। बिल्कुल ऐसा। आई थिंक हर एक इंसान को भूल जाना चाहिए कि वो कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा। बस इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि इंसान का अभी मेरे साथ क्या बिहेवियर है और मैं क्या बिहेवियर ला सकता हूँ। आई थिंक सबको इंडिविजुअली एक दूसरे को अगर एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें ना, हमारी आधी प्रॉब्लम्स हल, आधी क्या 90% प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। इट इज सो मच फन जस्ट टॉकिंग टू अ पर्सन एज अ पर्सन। Forget everything, same for both sides. और अगर आपने याद भी रखना है, मैं बोलता हूँ चले, मैं जब अबू धाबी में था, दुबई में रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो कि हिंदुस्तान से होते थे, काफी मेरे दोस्त थे जो इंडिया से होते थे, उनके साथ उठना बैठना खाना सब कुछ, मतलब खाना भी उनके साथ खाता था मैं। तो जब हमारी बात होती थी, कोई ऐसी बात जो स्टार्ट होती थी, यार ये वाली, मैं बोलता यार ये वाली बात को एंड कर दे, कोई पॉजिटिव बात करते हैं ना, फिर पॉजिटिव पे बात कर। अब एक इंटरव्यू में ले रहा था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो इंडिया से ही थी और मेरे ख्याल लास्ट इंटरव्यू। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताएं मुझे कि आप लोग क्या चीज जो है खाने में पसंद करते हैं, इंडिया में क्या चीज जो है बड़ी अच्छी होती है। हमारे यहाँ जैसे बिरयानी होती है, हमारे यहाँ जो है वो चरगा होता है, डिफरेंट चीजें होती है। तो ऐसी चीज शेयर करें ना जो मतलब लोगों को पता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं कि यार इंडिया में क्या चीज अच्छी है, पाकिस्तान में क्या चीज अच्छी है, वो मिठाई यहाँ मिलती है, वो मिठाई यहाँ नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, अच्छे काम पे बात कर सकते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव वाली चीज पे जो है वो हम बार बार हिट करके उसी डंके को बजाते रहें। तो उसका फायदा क्या है? क्या आप कुछ बदलने वाले हैं? क्या मैं बदलने वाला हूँ? अब और अगर बदलाव करना तो कैसे होगा? बदलाव ऐसे होगा कि आप और मेरा रिलेशनशिप, या कोई भी इंसान मेरे को मिले, लेट्स मतलब अगर आप में और आपके और मेरी बात दूर कर ले, अमेरिका में देख लें, ब्लैक्स एंड व्हाइट में, ये रिलेशनशिप रिपेयर कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव पे फोकस करेंगे और एक दूसरे के साथ एज इंसानों की तरह और एज इंडिविजुअल्स बातचीत करेंगे। थैंक गॉड, थैंक यू शहजाद, एंड प्लीज वॉच। और हर्ष, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे बहुत वो हो रहा था कि मैं यार बात करूंगा, कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे एंड करेंगे। मैं मतलब लिटरली मैं ये बात करूँ कि मैं सोच रहा था कि बोरिंग इंटरव्यू एक होगा, लेकिन बहुत मजा आया मुझे, और आपको भी डेफिनेटली मजा आया होगा। बहुत अच्छी बातें आपस में शेयर की, आपके बारे में बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम था। बहुत सारी चीजें विकिपीडिया पे पढ़ी है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट वेबसाइट पे लोग पढ़ सकते हैं भाई, और ये जो बातें हमने की है ये कहीं पे भी नहीं पढ़ी जा सकती और ना देखी जा सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन बातों पर ज्यादा फोकस किया जाए, उन बातों को तबादला ज्यादा किया जाए। तो डेफिनेटली आपको ये मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर। जरूर। थैंक यू सर, बाय बाय।